नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार निर्माण श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पंजीकृत 23,256 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की राशि भेज दी है। सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि निर्माण श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश को मजबूत करते हैं। मजदूर खड़े हैं तो हमारी इमारतें खड़ी है और शहर खड़ा है। इसलिए श्रमिकों के सम्मान और उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई है। दिल्ली सरकार तब भी उनके साथ खड़ी थी और अब भी उनके साथ खड़ी है और हमेशा दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। सरकार द्वारा अगले भुगतान चक्र में उनके खातों में राशि भेज दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 9 लाख श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। उन्होंने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या होने या खाते के अपडेट न होने के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो इसके लिए हकदार हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर निशुल्क अपने बैंक खातों के डिटेल्स को संशोधित करवा सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से श्रमिकों को लेकर अब प्रतिबद्धता दिखाई है दिल्ली सरकार ने और उनके खातों में राशि भेजने की बात कही है, क्या कुछ अहम जानकारी? आपने यहाँ पर बात करी लगातार कहीं ना कहीं पिछले साल की बात करें, क्योंकि 2021 की तो जिस समय कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती नजर आ रही थी। और जो खासतौर पर बात करें, जो कैसे निर्माण के अंदर जो कार्य करने वाले जो मजदूर थे, उनके लिए कहीं यानी श्रमिकों के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि दिल्ली सरकार जो है जो निर्माण निधीन के जो जो कह सकते हैं श्रमिक हैं, यानी कि मजदूर जो हैं, जो दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो जिनका रिकॉर्ड है, उनको कहीं ना कहीं 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। और लगभग दिल्ली के अंदर 11 लाख के करीब श्रमिक हैं जो लोग निर्माण कार्य के अंदर काम करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगभग 9 लाख श्रमिकों को जो 5-5 हजार रुपए जो उनके खाते में जरूर पहुंचा दिए गए हैं, और जिनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पाए थे, यानी कि 2021 की बात करें जिस समय पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई थी, उसको लिए कहीं ना कहीं निर्माण कार्य जो थे वो रोक दिए गए थे। मगर उस समय भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई थी। उसी परेशानी का निवारण के लिए मजदूरों के खाते के अंदर 5-5 हजार रुपए देने की बात की गई थी। मगर जो अब बात की जा रही है, जो 23,000 से ज्यादा के जो लोग हैं, यानी कि जो श्रमिक हैं, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए जो है वो पहुंचाए गए हैं। ये है मगर नवंबर के, यानी 2021 के नवंबर के, और उसके बाद के जो है वो अभी तक नहीं पहुंचाए गए, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिनके बैंक अकाउंट जो बैंकों से कैसे रिलेट कनेक्टेड नहीं थे, या फिर कहे दोबारा से चालू नहीं थे, या फिर कोई परेशानियां थी, या फिर साइबर की वजह से उनके खातों में अब पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। मगर इसमें थोड़ी सी और रफ्तार होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और कोशिश करनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जिनको नवंबर के पैसे अब जाकर मिले हैं, यानी 2022 के अंदर, अप्रैल के अंदर, तो सोचिए उनके कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई थी। और इसी के लिए दिल्ली सरकार बार बार उनसे अपील कर रही है कि आप लोग बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक से अगर कोई परेशानियां हैं, बैंकों में जाकर वो परेशानियों को दूर कीजिए। कनेक्टेड नहीं है या फिर दोबारा से खाता चालू नहीं है, उनको कल चालू करवाइए। और यहाँ पर बात करें, अगर वो चीज नहीं हो पा रही है, डायरेक्ट उनका अकाउंट चालू है, तो आप वेबसाइट के द्वारा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की वेबसाइट के द्वारा भी लाभ उठा सकते हैं। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मजदूरों को काफी बड़ी सहायता जरूर मिलती नजर आई थी। जी, क्या कारण है राजीव कि श्रमिकों को नवंबर के पैसे, नवंबर की जो राशि है वो इस समय मिल रही है? कौन से तकनीकी खामी ऐसी थी, या फिर सरकार की यहाँ पर हम कारगुजारी कहें कि उनको पैसे नहीं मिल पाए, राशि नहीं मिल पाई श्रमिकों को? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस समय यानी कि अप्रैल के अंदर अगर कह सकते हैं नवंबर के पैसे दिए जा रहे हैं, तो लगभग कह सकते हैं हम इसको 6 महीने का गैप बन रहा है। तो 6 महीने के अंदर जो मजदूर है या फिर जो श्रमिक है,
वो अपना गुजारा कैसे करेगा, ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए था। और इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ 1 या 2 महीने की देरी होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर लगभग कह सकते हैं हम 6 महीने की देरी हुई है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो मनीष सिसोदिया यानी कि उप मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि हम लोग पैसे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर बैंक खाते के अंदर कोई दिक्कत है या फिर कहीं किसी तरीके की दिक्कत आई थी, उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। और यहाँ तक कि जो श्रमिक है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप लोग दोबारा से बैंक को अपने खाते को रिन्यू करवाइए, जरा लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए, ताकि और जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो सके। और जो नए श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिल्ली सरकार से जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी उनके खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसमें देरी जरूर होती नजर आ रही है। और मजदूर जो है, जिसको जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको अभी इतनी समझ नहीं है कि ठीक है। आप साइबर पे जाना है तो साइबर पे क्या वेबसाइट खुलवानी है, किस तरीके से करवाना है, और उसके लिए चार्जिंग कितना देना होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मजदूर जो है वो भटकता हुआ नजर आता है। क्योंकि ठीक है। साइबर पे जाने के बाद में भी उससे कहीं ना कहीं 150-200 रुपए लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद पता लगता है कि जी बैंक के अंदर कोई दिक्कत है, बैंक रिन्यू नहीं है, बैंक में जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वो चक्कर काटता रहता है, थक हार कर वो अपने घर बैठ जाता है और वो सोचता है ठीक कि है दिल्ली राजीव, सरकार बहुत उनको शुक्रिया पैसा आपका नहीं दे हमारे रही, साथ मगर दिल्ली जुड़ने के सरकार जिस लिए तरीके और से तमाम अहम कोशिश कर। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की आवक बढ़ी है, इसलिए खरीद एजेंसियों ने भी ये सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं कि मंडी के संचालन को अधिक दक्षता के साथ अंजाम दिया जाए। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 10 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल खरीद ने पिछले 5 वर्षों में इसी तारीख तक गेहूं खरीद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल सरकारी एजेंसियों ने अब तक 4.3 लाख टन गेहूं की खरीदी की है, जबकि इसी अवधि के लिए पहले की चोटी वर्ष 2018 में 38,19 टन थी। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य सरकार ने अब तक 138 करोड़ रुपए का एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया है, जबकि पहले सबसे अधिक राशि साल 2017 में 6.5 करोड़ रुपए थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल पंजाब सरकार ने जिस तरीके से बदली, उसके बाद गेहूं की खरीद ने एक रिकॉर्ड बनाया है 10 तारीख तक के बाद, जो उसमें रिकॉर्ड बनाया गया है, कायम किया गया है, क्या कुछ इसमें अहम जानकारी? ये बिल्कुल देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें कि इस बार जो खरीद हो रही है गेहूं की, इसमें कई चीजें, कई पहलू हैं। इस बार हम कह सकते हैं कि पहले से ही कई चीजों की तैयारियां करके रखी थी, चाहे बाहर जाने की हम बात कर ले, चाहे मंडियों में जगह की हम बात कर ले, इस बार हर एक चीज की तैयारी रखी गई थी। और इसका सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार ने 10 तारीख पर 4.3 लाख टन गेहूं, अगर हम कहें कि कनक की खरीद कर ली है, और उसको लेकर बकायदा 138 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। अगर हम इन दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की हो चाहे पेमेंट की हो, तो उसने दोनों ने ही सीधे तौर पर पिछले 5 साल के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली बार से डायरेक्ट कंपैरिजन करते हुए नजर आते हुए अगर आप देखिए, पिछली बार जहां पे इस बार 4.3 लाख टन की अगर हम बात कर रहे हैं, वो गेहूं खरीदा गया था, तो इस टाइम सबसे ज्यादा 2018 में खरीदा गया था, जिसमें 38,000 के टन के करीब अगर हम कहेंगे प्रोक्योरमेंट की गई थी। तो एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इसके कई मेजर फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी
कि ये पहली लिफ्टिंग थी। अगर हम कहें आम आदमी पार्टी सरकार की ये पहली लिफ्टिंग थी और खेती-बाड़ी सुबह पंजाब होने के चलते हर कोई कोशिश करता है कि किसानों को खुश रखा जाए। और वही चीज़ हमेशा इस बार आम आदमी पार्टी शुरू से करती हुई नजर आ रही है। प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट हर चीज़ को सुनिश्चित की जा रही है कि किसानों को जल्द से जल्द हो सके और साथ-साथ किसानों को मंडियों में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये दोनों ही प्रोक्योरमेंट का रिकॉर्ड अगर 4.3 लाख टन अगर की हम बात करें तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट है कि किसानों की फसल तुरंत ली जा रही है। और साथ-साथ पेमेंट की हम बात करते हैं 138 करोड़ की जो पेमेंट की गई है इसी टाइम पीरियड में। अगर हम पिछली बार बात करते हैं इससे बाद 2017 में 6.5 करोड़, मात्र 6.5 करोड़, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर की अदायगी हो चुकी है। तो 2017 में अगर माफ कीजिएगा 2017 में 6.5 करोड़ ही हो पाई थी। तो आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं और इसको हम सीधे तौर पे इसलिए भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो चीज फैक्टर है ना कि पेमेंट साथ के साथ ही हो जानी है कि अगर 24 घंटे में पेमेंट है तो ये चीजें हैं जो किसान बहुत ज्यादा खुश हैं इन चीजों से क्योंकि पेमेंट साथ साथ हो रही है। अगर एक बार पेमेंट साथ साथ हो रही है तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि किसी तरह का भी उनको रिस्क नहीं नजर आता है। जी ठीक है अमित, जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव हुए पंजाब में, सरकार बदली गई है पंजाब में, इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट पूरा दिया। अब उसी मैंडेट, क्योंकि जो उम्मीदें लगाई गई थी आम आदमी पार्टी से, क्या कहा जा सकता है कि वो उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही है? क्योंकि आज तक ऐसा लगभग देखा नहीं गया है कि जब किसान अपनी जो गेहूं का उठान करवाने आए तो उसको साथ के साथ भुगतान किया जाए उसका। इस समय यह देखने को भी मिल रहा है और रिकॉर्ड भी इस बार कायम हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बार की बात करें किसान बहुत खुश हैं। किसान इस फैक्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो मंडी पहुंचते हैं, मंडी में आने के कुछ घंटों के अंदर हम कहें विदिन 24 आवर्स उनकी फसल लिफ्ट कर ली जाती है और उसकी लिफ्ट होने के 24 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट भी आ जाती है। पहले भी कोशिशें की गई थी कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट की जाए पर किसी न किसी कारण से वो चीज डिले हो जाती थी और वो पेमेंट उतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं आती। पर आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पीरियड में ये चीज पॉसिबल हो पाई है और किसान बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति खुश होगा अगर उनकी इतनी मेहनत से जो फसल उन्होंने उगाई थी उसकी अदायगी अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर हो जाती है तो उनके नजरों के सामने ही अगर हम कैसे तौर पर कह सकते हैं कि उनको उनकी पेमेंट्स मिल गई हैं तो वो उसका यूटिलाइजेशन साथ के साथ कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आपको हाथों हाथ पेमेंट मिलती है और एक जगह आपको कई कुछ महीनों बाद पेमेंट मिलती है तो बहुत फर्क नजर आता है। हाथों हाथ पेमेंट एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज भेजती हुई नजर आ रही है और लोग इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमें इस बार की लिफ्टिंग में मिला है ऐसा ही हमें बाकी के 5 साल ऐसी ही हर बार फसल की लिफ्टिंग में इसी तरह की पेमेंट और इसी तरह की लिफ्टिंग मिलती रहे। जी ठीक है, किसानों की खुशी का इस बार ठिकाना नहीं है क्योंकि किसान वाकई बहुत ज्यादा खुश है आम आदमी पार्टी की सरकार से। आगे के लिए क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ प्रक्रिया अभी गेहूं के उठान के लिए? अभी एग्जैक्टली हम बात करें कई चीजें हैं क्योंकि इस बार गेहूं की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम इंटरनेशनल कंसिडर करते हैं तो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है उसके लिए बाकायदा अगर हम कहें कि कनक की एक्सपोर्ट बेसिकली बहुत ज्यादा होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो इस बार एमएसपी से ज्यादा रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। किसानों के हर एक फसल को प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है तो इसको लेके अभी मेजर चैलेंजेस ये है क्योंकि एफसीआई ने सीधे तौर पे कह दिया है कि सीधा मंडियों से सीधा रैक पे लिफ्टिंग की जाएगी। तो इस पहले जहाँ पे अगर हम कहें कि अपने गोडाउन में लिए जाते फिर वहां से शिफ्ट किया जाता था पर इस बार एफसीआई डायरेक्टली रैक मतलब ट्रेन की जो अगर कंटेनर उनमें लिफ्ट करवाने की बात कर रही है और वहां से डायरेक्टली उनको एक्सपोर्ट के लिए चाहे डॉक्स पे चाहे जिस तरीके से भेजना है वो सब कंसिडर किया जाएगा। उसमें तो कहीं ना कहीं स्टोरेज का इशू एक सामने आ रहा है कि बाकायदा मंडियों में उतनी स्पेस नहीं है कि किसान जितने भी आए उन सबकी फसलों को स्टोर करके रखा जा सके क्योंकि अराउंड 1 महीने तक का वेट लग सकता है जब एफसीआई इनका लिफ्ट करेगी 1 से 1.5 महीने का। तो वहां पे एक फैक्टर हो जाता है इसको स्टोर करके रखने का और संभाल के रखने का क्योंकि अगर बारिश के किसी भी कारण ये फसल गीली होती है तो इसको फिर एफसीआई लिफ्ट नहीं करेगी तो ये एक चैलेंज सरकार के लिए रहेगा। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को बीजेपी गरीबों और दलितों के कल्याण की योजनाओं को गिनाने के साथ सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला है। बीजेपी अपने स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है और इसी के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की। जल शक्ति विभाग की योजनाओं का ब्यौरा रखते हुए विभागीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि 70 साल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले देश के मात्र 16% घरों में ही नल से जल पहुंचा था। वहीं जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद सिर्फ 2 वर्ष में ही 49% घरों को नल से शुद्ध जल मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक हर ग्रामीण को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जिसे उत्तर प्रदेश में पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति विभाग भी निरंतर प्रयासरत है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल हर घर जल योजना जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है और जिसका ब्यौरा रखते हुए खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उससे पहले 16% घरों में नल से जल पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद सिर्फ 2 ही साल में 49% घरों में शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। नल के जरिए ये जल पहुंचाया जा रहा है, जिससे आम जनता की जो समस्याएं थी उसका भी निपटारा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री ने ये बातें कही, उन्होंने कहा कि पहले 16% घरों में जल था, लेकिन अब 49% घरों में नल के जरिए शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। इसकी जमीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया था कि अपनी उस 100 दिन की कार्य योजनाओं पर 100 दिन में क्या करने वाले हैं उसको लेकर सभी अपने अपने विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसी क्रम में कल जल शक्ति मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी है स्वतंत्र देव सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहा था कि आजादी से पहले सही बात 16% जो लोगों को शुद्ध जल मिलता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से अटल जी का सपना था उसको पूरा करने का काम किया गया है। 49% लोगों के घर में आज नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच रहा है। अटल जी का सपना था कि सबको हर घर जल दिया जाए और लगातार इसमें मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। लगभग 360 करोड़ रुपए की योजना का इनको बजट दिया गया था, उस पर काम भी हो रहा है। बुलंदशहर जहाँ सबसे ज्यादा पानी की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया गया और लगातार इस पर सरकार प्रयासरत भी है। और शुद्ध पेयजल जो जनता तक पहुंचाने का काम, लगभग 49% आज लोगों के घर में जल पहुंच रहा है, शुद्ध जल पहुंच रहा है और साथ ही पीने का जल पहुंच रहा है। और जहां पर कहा जा सकता है सबसे ज्यादा कमी थी बुंदेलखंड के और आसपास क्षेत्रों में, वहां पर ना इन्हें सपा ने काम किया, ना ही बसपा ने काम किया, ना ही कांग्रेस ने काम किया। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात लखनऊ की कर रहे थे, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तरह की जानकारियां उन्होंने दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बुंदेलखंड एक राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा हुआ करता था। जब भी चुनाव आता था, एक बुंदेलखंड में जो पानी की कमी है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा हुआ कर सकता था। तो उसी को फिर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया। 2017 की सरकार से लेकर 2022 के बीच में लोगों का नजरिया बदला और कह सकते हैं कि हर घर नल योजना के तहत लोगों को जल भी पहुंचने का काम किया। और थोड़ा सा वहां पर बदलाव जो हुआ है, जनता जो वहां हमेशा त्रास रहती थी पानी से, अब उनको जल पहुंच रहा है। और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि सपा हो की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की केंद्र सरकार हो, किसी ने बुंदेलखंड के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद लगातार उस क्षेत्र में काम हुआ और जो बुंदेलखंड है आसपास के क्षेत्रों में जल पहुंचाने का काम किया, जहां सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि जल प्रदूषण हुआ करता था, वायु प्रदूषण हुआ करता था, वहां पर काम किया गया और वहां साफ सफाई से लेकर लोगों को वहां पानी पहुंचाने का काम किया। जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लोगों की है और आगे भी सरकार इस पर काम करेगी और जल्द से जल्द उस पे जो नजरिया है, जो बचा हुआ कह सकते हैं 49 के बाद जो 51% बचा है, लगभग 100% काम है, उसको भी सरकार करने का काम करेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर पिछले शुक्रवार को हुए हमले के मामले में नागपुर कनेक्शन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। सोमवार को इस मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ती की जमानत याचिका को लेकर गिरगांव कोर्ट में हुई, जहां सरकारी वकील प्रदीप खरात ने कहा कि पवार के घर पर हुए हमले से पहले सदावर्ते की नागपुर में एक फोन किया गया था। उन्होंने कहा कि हम अभी उसका नाम अदालत में नहीं कह सकते हैं। खरात के इस खुलासे से हड़कंप मचा है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय भी है। ऐसे में इस बात को लेकर सस्पेंस गहरा गया है कि आखिर नागपुर से फोन करने वाले शख्स का बैकग्राउंड क्या है। खरात ने यह भी बताया कि जिस दिन पवार के घर पर हमला हुआ, सदावर्ते एक मराठी न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ संपर्क में थे। पत्रकार और सदावर्ते के बीच शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे ही व्हाट्सएप पर चैट के जरिए बातचीत हुई थी। वहीं पवार के घर पर हुए हमले के बाद सदावर्ते ने कुछ वीडियो डिलीट भी कर दिए थे। इन तमाम दावों से पवार के घर पर हुए हमले की साजिश रचने के मामले में सदावर्ते की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से पवार के घर पर हमले का ये मामला है, उसमें अब नागपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुए हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें बताया गया है कि नागपुर से एक शख्स का फोन आया था जिसके बाद यह हमला किया गया है। जानकारी अभी निकाली गई है कि सरकारी वकील ने बताया है कि जिस तरह से नागपुर से सदावर्ते को बार बार दिन में 3 बार फोन आया और इस दौरान सदावर्ते ने कुछ वीडियो भी डिलीट किया है। इसके अलावा सदावर्ते का एक फोन गायब होने की भी सूचना मिली है। जाहिर तौर पर संदेशा और गहरा होता जा रहा है कि सदावर्ते किसी शख्स के साथ मिलकर ये पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है। लिहाजा अब सदावर्ते को 2 दिन की रिमांड और मांगी जा रही है, यानी कि सदावर्ते की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नागपुर कनेक्शन सामने आया है उसमें माना जा रहा है कि कई लोगों के और नाम के खुलासे होने संभव है। अभी किसी नाम का खुलासा किया नहीं गया है नागपुर कनेक्शन को लेकर, लेकिन जिस तरीके से नागपुर में आरएसएस का जो कह सकते हैं कि मुख्यालय है और यहाँ पर पवार के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, इसका कनेक्शन किस तरीके से बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए नागपुर कनेक्शन आरएसएस और मुंबई में जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नाम का खुलासा होगा तो भूचाल सा आ जाएगा, क्योंकि लगातार सरकारी वकील ने कहा है कोर्ट में कि वह उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आरएसएस कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जाहिर तौर पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन इस बीच
10:30 बजे सदाबर्तो के एक पत्रकार का फोन आया था, जिसमें व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी। इसके अलावा 11:38 पर भी फोन पे बातचीत हुई है। उसके अलावा 1:30 बजे के आसपास भी बात हुई है, जिसमें कुछ मुंबई के लोकल पत्रकारों को बुलाने की बात कही गई। तो इस खुलासे के साथ यह माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस और सरकारी वकील के पास सारे नामों का जानकारी और लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अब धीरे धीरे एक एक करके बुलाया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि सदावर्ते की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, मुंबई पुलिस ने 2 दिनों की और रिमांड मांगी थी। अब ऐसा माना जा रहा है सदावर्तों की रिमांड और बढ़ सकती है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। सीनेट चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को दिलाई शपथ। पीएम ने बधाई देते हुए शहबाज शरीफ को कश्मीर राग पर दिया जवाब, कहा आतंक मुक्त शांति चाहता है भारत। जो बाइडेन संग पीएम मोदी की वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी ने साफ किया यूक्रेन संकट पर अपना रुख। और झारखंड के त्रिकूट रोपवे हादसे में अब तक 3 की मौत। एयरफोर्स के ऑपरेशन में दर्जनों लोगों को निकाला गया सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और अगले 6 महीने का रोड मैप भी तैयार कर चुकी है। वहीं नेतृत्व के मुद्दे में उलझी कांग्रेस के पदाधिकारियों को अभी तक अपनी अगली बैठक की तारीख भी मालूम नहीं। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उनके स्थापित तो नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी प्रदेश में चुनावी माहौल नहीं बना पा रही। राजनीति के जानकारों की माने तो उपचुनाव में 4-0 से क्लीन स्वीप के बाद कांग्रेस लापरवाह हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये गलती भारी पड़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी प्रदेश में शानदार ढंग से दस्तक दे चुकी है। मतलब सत्ता विरोधी वोट बंटना तो तय माना जा रहा है। कांग्रेस जितनी मस्त रहेगी, आम आदमी पार्टी को उसका उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस को बहुमत मिलना मुश्किल है, और अगर आम आदमी पार्टी केवल सत्ता विरोधी वोट ले पाती है तो बीजेपी का मिशन रिपीट का सपना साकार हो जाता है। दोनों ही सूरत में कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय है। उपचुनाव की तरह कांग्रेस अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हवा देने में कामयाब रही और सत्ता विरोधी और युवाओं के वोट ले पाती है तो कांग्रेस भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
इसी खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से अब बात करें हिमाचल की, तो सियासी समीकरण वहां पर क्या कुछ बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक नजर आ रहे हैं? जी मुस्कान, पहले तो मैं बता दूं कि जो भाजपा है वो काफी यहाँ पे सक्रिय हो चुकी है। आगामी 6 महीने के उन्होंने कार्यक्रम तय कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए तो उन्होंने अपने आगामी 6 महीनों के कार्यक्रम तक बताकर वो गए हैं। बूथ लेवल तक उनके जो कार्यक्रम है वो तय है। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी तक एक बैठक तक नहीं सही ढंग से कर पाए हैं। अगर हम कांग्रेस का रुझान देखें या कांग्रेस का इन चुनावों के प्रति तैयारियों की तरफ अगर हम समीक्षा करें तो हम देखेंगे कि भाजपा के जो हिमाचल के जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी एक विधानसभा का दौरा तक नहीं कर पाया। हिमाचल की जो कांग्रेस है इनकी बैठक सही से नहीं कर पाए हैं। और ऊपर से ये है कि कांग्रेस के जो नेता दिल्ली से यहाँ आते हैं भाजपा को जवाब देने के लिए या कुछ भी तरह के लिए, वो भी इतने हाई माइंडेड रहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक से मिलना जरूरी नहीं समझते। तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो संगठन है उसमें जो फूट है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। संगठन में नेतृत्व के लिए जो खींचतान चल रही है उसका सीधा असर जो है चुनावी नतीजों पर पड़ता दिख रहा है अभी तक। आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोक रही है हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बना पाएगी यहाँ पर? जी, आम आदमी पार्टी का अगर मैं बात करूँ तो पिछले कल ही जो उन्होंने अपनी हिमाचल की जो कार्यकारिणी उसको भंग कर दिया है, क्योंकि पिछले कल ही दोबारा से भाजपा ने झटका देते हुए केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने भाजपा आम आदमी पार्टी की जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है उनके समेत कई आपके पदाधिकारियों को भाजपा ज्वाइन करवाई थी। इस कारण से जो है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी यहाँ पे कार्यकारिणी भंग की और जल्द ही वो घोषणा कर सकती है नई कार्यकारिणी की। हालांकि इस बीच ये देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो उनकी नजर है वो कांग्रेस के वोट बैंक पर भी है और भाजपा को वो सीधी टक्कर देती दिख रही है। वो ये अपनी जो चुनावी जो तैयारियां हैं उनके मद्देनजर जो है वो एक रणनीति के तहत चल रही है। हालांकि अभी ये देखने वाली ये बात है कि स्थानीय जो जनता है आम आदमी पार्टी को कितना एक्सेप्ट कर पाती है, क्योंकि जब पिछले बार मंडी में जो रैली हुई थी उसमें जो स्थानीय लोगों में रोष था वो इस बात को लेकर था। जो आपके पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भगवत मान और जब केजरीवाल जब मंडी में रैली के लिए आए थे तो उन्होंने अपने जो टेम्पो जो बनाया गया था ओपन रोड शो के लिए, तो उसमें जो हिमाचल के जो नेता है उनको जगह नहीं दिखी। तो अगर इसी तरह से रहा तो आम आदमी पार्टी अपने आप भी मतलब खत्म हो सकती है अगर इस तरह से वो हिमाचल के नेताओं को तवज्जो नहीं देगी। अभी शुरुआत भी नहीं हो पाई है आम आदमी पार्टी के हिमाचल में और फूट पहले से ही देखी जा रही है। क्या लगता है क्या मात्र वोट कटवा साबित होगी आम आदमी पार्टी हिमाचल में? फिलहाल तो जो रणनीतिक समीक्षा है वो यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी है जो वो अपने जो पदाधिकारी है उनको संभाल नहीं पा रही है भाजपा के। और इसमें एक जो देखने वाली बात यह है कि जो भाजपा है वो उसको आम आदमी पार्टी को अपनी चुनौती नहीं मान रही है। ये देखने हालांकि ये है कि अनुराग ठाकुर ने जो है 2 बार इनके जो पदाधिकारी हैं उनको भाजपा ज्वाइन करवाई है। तो ये साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो दबाव है भाजपा आम आदमी पार्टी की जो रैली थी मंडी में उसका कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों में देखने को मिल रहा है। भाजपा बिल्कुल अपने मिशन रिपीट में इतना रत्ती भर भी ये नहीं चाहेगी कि उसके कोई रोड़ा अटके, इसीलिए वो जो आम आदमी पार्टी है उसमें अभी से वो फूट डाल रही है और उसके जो पदाधिकारी है उनको भाजपा ज्वाइन करवा रही है। इससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी का जो जिस तरह से पहला इलेक्शन हिमाचल में वो लड़ने जा रही है तो ये वो सिर्फ एक वोट काटने तक ही सीमित रह जाएगी और इसका भी सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस को पहुंचेगा। इसमें ये हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो सत्ता के करीब जाते जाते रह सकती है, क्योंकि भाजपा जो सत्ता विरोधी जो वोट है अगर कांग्रेस को वो नहीं मिलते हैं और वो आम आदमी पार्टी लेकर जाती है और युवाओं का जो रुझान है जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जो गृहणियां है उनके लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, अगर आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को भुना पाती है तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान झेलने को पड़ेगा और भाजपा के लिए मिशन रिपीट बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी के लिए ये मिशन आसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस का क्या वर्चस्व देख रही हैं आप? जी देखिए, कांग्रेस जो हिमाचल में है, जैसे हिमाचल की जो एक राजनीतिक अभी तक रही है, इतिहास रहा है, उसमें ये कि 5 साल भाजपा राज करती आई है, 5 साल कांग्रेस राज करती आई है। अभी तक जो कांग्रेस है वो इस तरह आश्वस्त है कि जो सत्ता परिवर्तन है वो होकर रहेगा और उनको आसानी से जो सत्ता है वो तश्तरी में परोस कर मिल जाएगी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है।
संगठन में जो है कांग्रेस के अभी बड़ा ही एक खींचतान है, नेता प्रतिपक्ष के लिए खींचतान चल रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नेता ये भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है जो कांग्रेस का, उसके लिए लॉबिंग तेज हो चुकी है। इसमें जो देखने वाली बात है वो यही है कि अगर कांग्रेस में इसी तरह जो लॉबिंग है वो अपने पदों के लिए चलती रही, बड़े नेता आपस में उलझे रहे, तो इसका सीधे तौर पे जो है भाजपा को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, अगर कांग्रेस नेतृत्व में उलझी रही तो बीजेपी को इसका फायदा पहुंच सकता है। लेकिन देखिए, दोनों तरफ से फायदा बीजेपी को नजर आ रहा है, लेकिन अपनी बीजेपी की रणनीति क्या कह रही है? जी, भाजपा का आपको ये बताऊं कि भाजपा की जो चुनावी जो तैयारियां हैं काफी मतलब मजबूती से वो लोग कर रहे हैं। जो एक हिमाचल में जो एक संगठन का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। जहां जहां भाजपा को अपनी जो भाजपा की जो स्थिति है वो कमजोर नजर आ रही है, वहां पर वो जोर लगा रही है। जैसे कि बिलासपुर सदर है, कांग्रेस की कांगड़ा की कुछ विधानसभा की सीट्स हैं जहां पर भाजपा को ये सर्वे में रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर भाजपा जो है हार सकती है। तो इसमें भाजपा का जो अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि भाजपा ने एक इतनी रणनीति एक तैयार कर ली है कि उसको मालूम है कि किन सीटों पर वो आसानी से जीत हासिल कर सकती है, तो उन सीटों पर वो ज्यादा जो है वो तवज्जो दे रही है। और जिन सीटों पर उसको लग रहा है कि हम कमजोर है, वहां पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर सदर में कल काफी रैलियां करके गए हैं, बैठक करके गए हैं। और इस तरह से सभी जो नेतागण है, भाजपा के बड़े पदाधिकारी है, उनको एक साफ संकेत जेपी नड्डा देकर गए हैं कि आपको बूथ स्तर तक खुद का एक बैठक लेनी है। और वो बैठक सिर्फ एक हाई हेलो तक सीमित नहीं होकर आपको बूथ का जो पालक है उसको ये भी पूछना है कि आप क्या करते हो, पिछले 6 महीनों में आपने क्या किया, अगले जो 6 महीने का रोड मैप है वो उनको देना है कि अगले 6 महीनों में क्या करना। और इसमें बड़ी बात ये देखने वाली बात है कि एक भाजपा जो है 25 से 30 जून के बीच में एक युवा रैली जो है हिमाचल में आयोजित करने जा रही है, जो बहुत बड़े लेवल पर आयोजित होगी। और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल आएंगे। तो इस तरह आप समझा जा सकता है कि भाजपा की जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और उसमें जरा सा भी वो कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रही है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर सरकार एक्शन में आ गई है। जिला प्रशासन ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों को ढहा दिया है। सोमवार शहर के संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले छोटी मोहन टाकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकार के अधिकारी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और हिंसा करने वाले आरोपियों के मकानों को ढहा दिया। इस कार्रवाई का कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मामू का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता, केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर खरगोन में शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा शुरू हुई। हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल बम भी फेंके और इस पर घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल खरगोन में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद सरकार एक्शन में आ गई है और सरकार का एक्शन बुलडोजर के जरिए देखने को मिला, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है रविवार की अगर बात करें तो रामनवमी के जुलूस के अवसर पर जो है हुड़दंग हुआ था। वहां पर दंगाइयों द्वारा जो है पथराव किया गया था। पथराव के बाद साथ साथ ही आगजनी की घटना भी की गई थी रामनवमी का जुलूस निकलते वक्त। ऐसे में उसके बाद जो है प्रदेश सरकार काफी सख्त नजर आई थी और प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थी। चाहे वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि जिन घरों से पत्थर बरसे हैं उन घरों को भी पत्थर बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर कड़ी निंदा की थी और साथ ही उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर जो है इस तरह से पथरावजन किया है, पथरावबाजी की है, साथ ही आगजनी की घटना की है, जिसमें करीब अगर बात करें तो पुलिस एसपी समेत जो है 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए थे और घायलों का हालांकि अभी उपचार भी जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है जारी है और कुछ लोग
ठीक होके आ चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना हुई थी जिस पर जो है एक साजिश के साथ जो है एक दंगा करने के हिसाब से जो है ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश में सरकार जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर जो है इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और रविवार का और इसके अगले दिन ही देखने को मिला कि सोमवार की अगर बात करें तो ऐसे दंगाइयों को जो है वहां पर चिन्हित किया गया और तमाम पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात हो गया था। और जिसके बाद करीब 50 से ज्यादा ऐसे घरों को चिन्हित किया गया जिन घरों से जो है पत्थर फेंके गए थे और उन घरों को भी जमींदोज किया गया। साथ ही 84 से ज्यादा लोगों को जो है उनके चेहरे जो है चिन्हित किए गए जिन लोगों ने पत्थर बरसाए थे या फिर दंगे फसाद किए थे और आगजनी की घटना को जो है अंजाम दिया था। तो उन लोगों को भी 84 से ज्यादा लोगों को अब तक जो है खरगोन में गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी की अगर वर्तमान की बात करें तो पूरी तरह से जो वहां पर है अब शांति है, चूंकि कर्फ्यू खरगोन में ऑलरेडी लगा हुआ है। पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही एक धारा 144 भी लगी हुई है, तो जिसके तहत जो है वहां पर हालांकि शांति बनी है, लेकिन प्रशासन अभी भी जो है कार्रवाई लगातार जारी कर रहा है। लगातार प्रशासन की कार्रवाई जो है, प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमें जो है कार्रवाई कर रही है और दंगाइयों और जो दंगे थे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, पत्थरबाजी की है, उन घरों को चिन्हित करके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी मुस्कान। गणेश, देखिए बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर के जरिए इस कार्रवाई पर अब कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। देखिए, अगर बुलडोजर की बात करें तो निश्चित तौर पर एक अगर आम जनों की अगर बात सुने, जो रहवासी है, जो लोग है, मध्य प्रदेश के वासी है, अगर उनकी बात सुने तो उन लोगों ने मामा का जो बुलडोजर चल रहा है उसकी लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर चल रहा है वो ऐसे अपराधियों पर चल रहा है जो दंगाई हुड़दंगी या फिर गलत कत्तों में या गलत कामों में लिप्त होते हैं। क्योंकि अभी भी अगर खरगोन की बात करें तो जिन घरों में बुलडोजर चल रहा है उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि अगर उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है या फिर ऐसे कोई गलत काम करके जो है धन अर्जित किया है, इनकम का उनका स्रोत है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके हालांकि बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जैसे उत्तर प्रदेश में भी लगातार अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ के उसमें जो है लगातार पूरे यूपी में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो है मामा का बुलडोजर लगातार अपराधियों को जो है उनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार जारी है। लेकिन अब कांग्रेस ने जरूर जो खरगोन में घटना हुई है, हिंसा हुई है, जो दंगाइयों ने जो है पथरावबाजी की है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, वहां पर जरूर खरगोन में जिस तरह से जो लगातार जो है बुलडोजर के द्वारा जो है 50 से ज्यादा घरों को चिन्हित करके और उनको ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने जरूर आपत्ति ली है। कांग्रेस का साफ तौर पर जो है दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि मामा का जो बुलडोजर है वो बलात्कारियों के घर पर नहीं चलता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने जरूर तंज किया है। लेकिन अगर बात करें तो जो रहवासी है, मध्य प्रदेश के वासी है, ऐसी घटना अगर की जाती है और इस घटना जो अपराधी होते हैं उनके घरों में जो बुलडोजर चलता है उससे कहीं ना कहीं उनके चेहरे में जरूर खुशी देखने को मिलती है। और वो मामा ठीक है गणेश, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात मध्य प्रदेश के खरगोन की कर रहे थे, जहां पर रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई उसको लेकर अब उस पर कार्रवाई हो रही है और सीएम ने वहां पर बुलडोजर चलाया है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, हम बात इसी पर कर रहे थे, कांग्रेस के विरोध का क्या कारण समझा जाए?
देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस का प्रारंभ से ही जो रुझाव रहा है और जो उनके वोट बैंक रही है वो मुस्लिम समुदाय पर ज्यादा रही है। तो चूंकि जो कार्रवाई हो रही है, अगर सबसे बड़ी पहली बात करें तो जो यहाँ पर दंगा हुआ है वो निश्चित तौर पर हिंदू और मुस्लिम के बीच हुआ है, क्योंकि रामनवमी के अवसर पर जो है पथरावबाजी हुई है और जो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है जुलूस पर जो लोग जुलूस निकाल रहे थे या फिर वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर जो है पथरावबाजी की थी और आगजनी की घटना को जो है अंजाम दिया था, जिसके बाद हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से दोनों तरफों से जो है पथरावबाजी की गई थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चूंकि अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रारंभ से ही जो वोट बैंक की राजनीति रही है वो मुस्लिमों के प्रति ज्यादा रही है और जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादातर कांग्रेस को ही वोट बैंक या फिर कांग्रेस अपना वोट बैंक जो है उनको ही समझती। तो एक जो पक्ष है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना राजनीतिकरण जो है बनाने की कोशिश कर रही है। और मध्य प्रदेश की अगर मुस्कान बात करें तो चूंकि 2023 में वापस से चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने पक्ष को, जो अपने वोट बैंक हैं, जो लोग बीजेपी को या फिर जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, ऐसे में अपने अपने पक्षों को जो है उन्हें खुश करने के लिए, उनको बुलाने के लिए जो है लगातार अब जो है कोशिशें प्रारंभ हो चुकी है। और ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम वर्सेस जो कार्ड है वो भी खेलना जो है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि हम खरगोन की राजनीति को वहां पर नहीं देख सकते क्योंकि खरगोन में ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है और वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अपने सिरे से एक तरह से सही भी है। जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में क्षेत्रीय समीकरण साधने की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही कुमाऊं क्षेत्र से बनाए हैं और इसके साथ ही नेता उपसदन की जिम्मेदारी भी कुमाऊं से आने वाले भुवन चंद्र कापड़ी को दी गई है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में अब गढ़वाल की अनदेखी माना जा रहा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के अंदर ही इसे लेकर असंतोष दिख रहा है। कांग्रेस में हुई नियुक्तियों के बाद प्रीतम सिंह खेमा नाराज चल रहा है। अलग अलग जिलों से इसे लेकर इस्तीफों का दौर भी शुरू हुआ। नेता इस फैसले को गढ़वाल की अनदेखी बता रहे हैं। चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने भी उत्तराखंड कांग्रेस के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष को लेकर जो भी निर्णय लिए जाते थे तब दोनों मंडलों का ध्यान रखा जाता था, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार गढ़वाल मंडल से न अध्यक्ष बना न नेता प्रतिपक्ष। ये गलती न तो राहुल गांधी की है और न ही सोनिया गांधी की। प्रीतम सिंह ने बगैर नाम लिए कहा कि ये गलतियां मैनेजरों की है जिनकी वजह से ये चूक हुई है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को किसने फीड किया, किसने इस बात को कहा, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। लेकिन आपके समर्थक जो है लगातार इस चीज़ को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब जो है दिखाई दे रहे हैं कि आपकी अनदेखी की गई है, गुटबाजी के तमाम आरोप जो है इस तरीके से लगे हैं। देखिए, मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन के जो है हमारे महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी और निश्चित रूप से मेरा कहना ये कि जांच होनी चाहिए। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर कांग्रेस में अब एक बार फिर से ये फूट देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि अंतरकलह कांग्रेस में फिर से शुरू हो गई है। अब हार जो हुई कांग्रेस की इतनी बड़ी गुटबाजी के कारण हुई, उससे भी कांग्रेस ने कुछ खास सीखा नहीं क्या? देखिए, जिस तरह से बात की जाए उत्तराखंड में कांग्रेस को जो करारी हार मिली है, 19 विधायक केवल कांग्रेस के हैं। उसके बाद का जो लगातार प्रकरण सामने आ रहे हैं, 200 आरोपण एक दूसरे पे किया जा रहा है और गुटबाजी रह के समय समय पर खुलते हुए यहाँ पर कांग्रेस की खुलते हुए दिखती है। लगातार बात करें चुनाव से पहले भी ये गुटबाजी का जिक्र लगातार होता रहा है और उसके बाद अब
जब इतनी करारी हार के बाद भी जहां कांग्रेस को संभलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसके बावजूद यहाँ पर गुटबाजी आ रही है। कांग्रेस आला हाईकमान ने यहाँ पर अपना निर्णय सुनाया, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से बनाए। उस फैसले का स्वागत करने के बजाय अब उस निर्णय पे लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल की लगातार अनदेखी की बात की जा रही है। कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है अपनी इस गुटबाजी के चलते, ये पूर्व में भी देखा गया है। और जो नतीजा लगातार कांग्रेस के यहाँ पर प्रदर्शन पे पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का दिख रहा है। इसको आम जनता भी समझ रही, लेकिन सब कुछ देखने के बाद कांग्रेस के नेता इसको नहीं देखना चाह रहे और गुटबाजी के चलते यहाँ पर लगातार कांग्रेस हाशिए पे आती जा रही है। वही वाक्य अब हो रहा है। प्रीतम सिंह लगातार नाराज दिख रहे हैं, अपने बयानों के जरिए यहाँ पर वो अपने ही पार्टी के नेताओं को घेरते हुए जा रहे हैं। एक बात ध्यान देने वाली है मुस्कान, यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे कोई आरोप नहीं लगाया है, मैनेजरों का जिक्र करा। मैनेजरों का जिक्र मतलब सीधे सीधे हरीश रावत पे कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है, क्योंकि करण मेहरा उनकी धर्मपत्नी के भाई हैं। यशपाल आर्या को लगातार वो साथ लेके आए और भुवन चंद कापड़ी खटीमा से, तो कुमाऊं में कहीं ना कहीं यहाँ पर हरीश रावत का अच्छा होल्ड माना जाता, तो हरीश रावत पे सीधा हमला है। चुनाव हारने के बाद से लगातार जो प्रक्रिया सामने आ रही है और अब कांग्रेस का जहां सत्ता अभियान चलाए जाने की बात की जा रही है, कार्यकर्ता बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, वही कार्यकर्ता यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं। मसूरी की बात की जाए, यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। तो कांग्रेस आगे बढ़ने की बजाय और पिछड़ते हुए नजर आ रही, ये अब इस गुटबाजी से दिखता हुआ साफ दिख रहा है। प्रीतम सिंह ने भी बयान दिया है जिस तरीके से, और इस्तीफों का दौर भी पार्टी में लगातार जारी है। प्रीतम सिंह के जो भी करीबी है नेता, उनके खेमे के जो कई सदस्य नेता हैं, वो पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है। क्या अभी हाल ही में ये तस्वीरें भी बाहर सामने आई जब प्रीतम सिंह ने धामी से मुलाकात की थी, क्या इसके मायने बताए जा सकते हैं? मुस्कान, हमारी कल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से जब मुलाकात हुई, ये सवाल हमने उनसे किया, तो हालांकि वो कहते हुए नजर आए कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो उनके चेहरे पर शिकन थी वो साफ बयान कर रही थी कि यहाँ पर प्रीतम सिंह नाराज है, उनको मनाए जाने की कवायद उनकी तरफ से की जाने की बात भी की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह ने उनको टेलीफोनिक के जरिए बधाई दी, लेकिन ये वास्तविकता होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां पर प्रीतम सिंह यहाँ पर मुलाकात करते हैं सीएम से, उसके बाद जो निर्णय आता है, तो ये साफ तौर से एक बड़ी समस्या है कांग्रेस की। और इस समस्या से कांग्रेस को पार पाना होगा अगर सत्ता यहाँ पर राजनीति में रहना, उत्तराखंड के लोगों में जगह बनाए रखनी है। क्योंकि इस समय कांग्रेस की स्थिति 19 विधायकों के साथ वो पूरे 5 साल काटने जा रही है, जिसमें सदन में उसने मुद्दे उठाने हैं, लोगों की यहाँ पर समस्याएं रखनी है, तो एक विपक्ष की भूमिका निभानी है। लेकिन जो गुटबाजी और जो निर्णय हाईकमान के आने के बाद यहाँ पर दिख रही है, उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पर यशपाल आर्या हो या करण मेहरा हो, हालांकि दावे कर रहे हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के, लेकिन ये गुटबाजी के चलते कांग्रेस की जो स्थिति वो दयनीय हो जाएगी और उसको लेकर के यहाँ सोचने की यहाँ पर जरूरत है और हाईकमान को इसमें दखल देने की जरूरत है। ठीक है अमित, जिस तरीके से अनदेखी लगातार कांग्रेस में हो रही है, बगावती सुर भी उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्षी दल के रूप में है कांग्रेस, वहां पर सदन में किस तरीके से मुद्दों को उठाएगी ये भी देखना जरूरी है। अब जिस तरीके से काबिलियत को देखते हुए करण मेहरा को बनाया गया है, उनको पद दिया गया और यशपाल आर्य को पद दिया गया, किस तरीके से उनका ये पद जो है वो संभाल पाने में क्या सक्षम लगते हैं? मुस्कान, मैं आपको बता दूं, देखिए 19 विधायक आए हैं, 19 में से 11 विधायक कुमाऊं से आते हैं, बाकी 8 विधायक गढ़वाल मंडल से आते हैं, इसमें 5 विधायक यहाँ पर केवल हरिद्वार जिले से हैं। तो गढ़वाल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, चुनाव में बेहद ही निम्न स्तर की रही है। और यशपाल आर्य की बात करें, बेहद ही अनुभवी चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे पूर्व भाजपा में 5 साल रहे थे, वहां पर कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा की कमियों को जानते हैं, उनकी खूबियां जानते हैं और एक वरिष्ठ चेहरे होने के नाते तमाम पदों पर रह चुके हैं। तो यशपाल आर्या को यहाँ पर समर्थन करना चाहिए। वहीं करण मेहरा युवा चेहरे हैं, अपनी बात विवाकी से रखते हैं और युवा जोश को भी आगे बढ़ाना चाहिए और कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कांग्रेस की जो स्थिति में उसमें सुधार हो पाएगा। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।